हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक बहुत ही बेहतरीन सा टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में ब्रीफली डिस्कस करेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड बहुत सारी बातों को अंजाम देंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, सबसे पहले बात करते हैं कि क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फोर्स से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? इलेक्ट्रिक फोर्स से। हम लोगों ने ये पढ़ा कि अगर कोई चार्ज Q है और इसके पास कोई दूसरा चार्ज रखा हुआ है Q प्राइम, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है वो कितना लगेगा? Q प्राइम अपॉन R स्क्वायर। तो ये जो फोर्स लिखा गया है वो किससे लिखा गया है? कूलम्ब्स लॉ से। ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है F इज इक्वल टू Q प्राइम अपॉन R स्क्वायर, ये जो फोर्स है दैट इज एक्शन एट अ डिस्टेंस। यानी ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो कहाँ पे लगता है? एक्शन एट अ डिस्टेंस। मतलब कि ये नॉन कॉन्टैक्टिंग फोर्स है। ये कैसा फोर्स है? नॉन कॉन्टैक्टिंग फोर्स। तो अगर मान लो ये कोई चार्ज है Q और इसके सराउंडिंग में कोई दूसरा चार्ज रखा हुआ है Q डैश या Q प्राइम, तो ये जो चार्ज Q प्राइम है इस पे फोर्स लगेगा, लेकिन इन दोनों के बीच में कहीं कोई आपस में कनेक्शन नहीं है। फोर्स जो लग रहा है वो कैसा फोर्स है? नॉन कॉन्टैक्टिंग फोर्स है। तो अब हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन उठना चाहिए कि ये जो नॉन कॉन्टैक्टिंग फोर्स है वो किस किस चार्ज पे लगेगा। तो मान लीजिए ये चार्ज Q है और अगर हम इसको सोर्स चार्ज कह देते हैं। क्या कहते हैं? सोर्स चार्ज। ये जो चार्ज है इसको क्या बोला जाए? सोर्स चार्ज। तो अब अगर ये चार्ज Q प्राइम यहाँ पे है तो इस पे फोर्स लग रहा है। फिर अगर Q प्राइम को थोड़ा और दूर ले गए, अभी भी फोर्स लग रहा है। लेकिन कोई इस चार्ज, सोर्स चार्ज के सराउंडिंग में एक ऐसी बाउंड्री मिलेगी, एक ऐसा लाइन मिलेगा जहां तक ये फोर्स एक्टिव होगा। यानी Q प्राइम यहाँ तक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, लेकिन जैसे इसके बाहर चले जाएंगे इस पे लगने वाला फोर्स जो है वो क्या हो जाएगा? ज़ीरो। तो इस तरह से किसी भी चार्ज के सराउंडिंग में चारों तरफ एक ऐसा फील्ड होता है, एक ऐसा रीजन होता है जिसमें किसी अनेदर चार्ज पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है या कोई अनेदर चार्ज इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। तो इस तरह से इस रीजन को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। मतलब द स्पेस अराउंड एनी चार्ज इन विच अनेदर चार्ज कैन एक्सपीरियंस इट्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। मतलब कि किसी भी चार्ज के चारों ओर का वह क्षेत्र, वह रीजन जिसमें कोई दूसरा चार्ज इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन को एक्सपीरियंस करता है, फील करता है, तो हम इस रीजन को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने ये समझा कि किसी भी चार्ज के चारों तरफ का वो फील्ड, वो स्पेस जिसमें कोई दूसरा चार्ज इससे इंटरैक्शन लेता है या इंटरैक्ट होता है, उस रीजन या फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको हम तीन अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड एनी चार्ज। सपोज दिस इज द चार्ज Q विच इज नोन एज सोर्स चार्ज। इसको क्या बोलेंगे भाई? सोर्स चार्ज। तो स्पेस अराउंड दिस सोर्स चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय थ्री वेज। यानी इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तीन तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला जो टर्मिनोलॉजी है वो है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी हम इलेक्ट्रिक फील्ड को उसके इंटेंसिटी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सेकेंड जो है, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।
और जो थर्ड है वो है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। मतलब कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के ये 3 डिफरेंट वेज हैं। मतलब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, ये तीनों चीज़ जो हैं, ये तीनों के तीनों जो कॉन्सेप्ट हैं, तीनों के तीनों जो टॉपिक्स हैं, तीनों के तीनों जो पॉइंट्स हैं, वो सेम इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाए गए हैं। तो अब हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हो, ये तीनों के तीनों सेम इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए बताए गए हैं, तो फिर इनको हम अलग अलग क्यों समझें और इनका क्या क्राइटेरिया है। तो इसके पीछे लॉजिक ये है बच्चों कि ये जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल वी एंड इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। यानी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो स्केलर क्वांटिटी है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बताया जाता है कि सबसे पहले फैराडे ने इलेक्ट्रिक फील्ड को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का यूज किया था। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज जो हैं दैट आर यूज्ड फॉर द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब ये है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो कि वेक्टर क्वांटिटी है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो स्केलर क्वांटिटी है। और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक फील्ड को ग्राफिकली विजुअलाइज किया जा सकता है, इमेजिन किया जा सकता है कि व्हाट इज़ द पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ग्राफिकली। इट मीन्स दैट इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज आर द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज। तो आज के डिस्कशन में हमारा जो मेन फोकस होगा वो किस पे होगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ आज ही के सेशन में हम कोशिश करेंगे कि हम इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को भी डिस्कस कर ले जाएं। तो इस तरह से आइए देखते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, व्हाट इज़ द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान से समझेंगे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने की कोशिश करते हैं। सपोज कर लिया कि यहाँ पर एक चार्ज है Q, पॉइंट चार्ज है, सिंगल पॉइंट चार्ज है, जिसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया। तो मैंने कहा कि जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा उसको हम क्या कहेंगे, सोर्स चार्ज। यानी ये जो चार्ज Q है दैट इज द सोर्स चार्ज विच इज गोइंग टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड्स अराउंड इट। तो ये हो गया सोर्स चार्ज। अब इसकी सराउंडिंग में एक अनदर पॉइंट है P, जिसको हम बोलेंगे फील्ड पॉइंट। क्या बोलेंगे, फील्ड पॉइंट। यानी ये वो पॉइंट है जहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है या इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो पॉइंट P की सोर्स चार्ज Q जो कि O पे सिचुएटेड है, इससे इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो कितना है, R है। कितना पोजीशन वेक्टर, R। और इस पॉइंट P पर एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ, क्या रखा हुआ है, टेस्ट चार्ज। Q0 इज व्हाट, टेस्ट चार्ज। अभी टेस्ट चार्ज क्या होता है इसके बारे में ब्रीफली डिस्कस करेंगे। पहले ये समझते हैं कि हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है Q जो कि पॉइंट O पे रखा हुआ है, तो दैट इज सोर्स पॉइंट एंड Q चार्ज इज सोर्स चार्ज। तो इसके सराउंडिंग में एक अनदर पॉइंट है जहाँ पे हमें फील्ड कैलकुलेट करना है, दैट इज फील्ड पॉइंट P। अब हमने यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रख दिया Q0। तो जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन होता है वो डिफाइन होता है
फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। हमने क्या लिखा कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो अब यहाँ पे जो टेस्ट चार्ज है Q नॉट, वो मान लेते हैं कि कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, F फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। तो फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज क्या होगा, F अपॉन Q नॉट, दैट इज नोन एज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल E, यानी E इज इक्वल टू F अपॉन Q नॉट, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो इस तरह से हमने इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन कर लिया है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखेंगे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज placed at that point। यानी कि जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन जब आपसे पूछी जाएगी तो आप क्या लिखेंगे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट, एक वर्ड यहाँ ऐड करेंगे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। यानी कि इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होगी वो होगी फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। यानी P पे कितना चार्ज रखा हुआ Q नॉट, तो इस पे कितना फोर्स लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा है F, तो F अपॉन Q नॉट डिफाइन हो जाएगा क्या, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। अब हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन तभी से आ रहा होगा कि ये टेस्ट चार्ज क्या है। तो टेस्ट चार्ज का जो क्राइटेरिया है वो ये है, इट इज स्मॉल पॉजिटिव चार्ज सच दैट Q नॉट टेंड्स टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो टेस्ट चार्ज Q नॉट है वो स्मॉल पॉजिटिव चार्ज है। कैसा चार्ज है, स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, और इतना स्मॉल पॉजिटिव चार्ज है कि इसकी वैल्यू 0 की तरफ टेंड हो रही है। मतलब कि ये वैनिसिंगली स्मॉल है, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल चार्ज, पॉजिटिव चार्ज कैन बी टर्म्ड एज अ टेस्ट चार्ज। अब इस टेस्ट चार्ज को यहाँ पॉइंट P पे रखने पर इस सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द सोर्स चार्ज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टेस्ट चार्ज। दिस इज द क्राइटेरिया फॉर द टेस्ट चार्ज। यानी टेस्ट चार्ज जो है वो वैनिसिंगली स्मॉल पॉजिटिव चार्ज है। तो हम इसको और अच्छे से एप्रोप्रिएट तरीके से चाहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू लिमिट, क्या लिमिटेशन है कि भाई दिस टेस्ट चार्ज टेंस टू 0, लिमिट Q नॉट टेंस टू 0 F अपॉन Q नॉट। दिस इज द क्राइटेरिया फॉर द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिफाइन होगा लिमिट Q नॉट टेंस टू 0 F अपॉन Q नॉट। तो ये तो हो गया इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसके लिए, अगर यहाँ पे कोई पॉइंट चार्ज रखा हो। अच्छा, अगर हम F की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो क्या मिलेगा, F इज इक्वल टू कूलम्स लॉ लगाएंगे K Q1 मीन्स सोर्स चार्ज, Q2 मीन्स टेस्ट चार्ज, Q नॉट अपॉन R स्क्वायर, क्या लिखेंगे R स्क्वायर। तो ये तो फोर्स हो गया। अब अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें फोर्स को तो होगा F वेक्टर F इज इक्वल टू K Q नॉट वेक्टर R अपॉन R क्यूब। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं 10 E इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू क्या मैंने बताया F अपॉन Q नॉट। तो F की वैल्यू पुट करते हैं, कितना होगा K Q नॉट अपॉन वेक्टर R बाई R क्यूब डिवाइडेड बाई
क्यू नॉट, तो क्यू नॉट कैंसिल, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E विल बी इक्वल टू के क्यू बाई आर क्यूब इंटू वेक्टर R। तो ये तो हो गया इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम इसको स्केलर फॉर्मेट में लिखना चाह रहे हैं, किस फॉर्म में लिखना चाहें, स्केलर फॉर्म में, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। यानी अगर कोई चार्ज Q है तो इससे R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी, के क्यू बाई आर स्क्वायर। कहीं कोई दिक्कत इतना समझने में? चलिए आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में कुछ और बात करते हैं। अगर कोई पॉइंट चार्ज है, सिंगल चार्ज है, तो उससे R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होगी वो कितनी होगी, के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब अगर एक सिंगल टेस्ट चार्ज न हो करके हमारे पास सिस्टम ऑफ चार्ज हो, यानी यहाँ पे ढेर सारे चार्ज अवेलेबल हो, एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2, तीसरा चार्ज है Q3, चौथा चार्ज है Q4, और ऐसे ढेर सारे चार्ज हैं, तो इनकी वजह से इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो ये बड़ा ही सिंपल है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर कोई सिंगल चार्ज है तो उस पर डिफरेंट चार्ज की वजह से लगने वाला फोर्स क्या होता था, F इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3। तो ठीक इसी तरह से फर्स्ट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E1, दूसरे की वजह से क्या होगा E2, और तीसरे चार्ज की वजह से क्या होगा E3, और ऐसे जितने भी चार्ज होंगे उन सारे के सारे चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या कर लेंगे, सम अप कर लेंगे, वेक्टर सम ले लेंगे, तो हमें इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल जाएगा। यानी जब हमारे पास एक सिस्टम ऑफ चार्ज हो, ढेर सारे चार्ज अवेलेबल हों, देयर आर डिस्क्रीट नंबर ऑफ चार्जेस, डिस्क्रीट चार्जेस आर देयर, बहुत सारे नंबर ऑफ चार्जेस अवेलेबल हों, तो उस केस में हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई करके इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट कर सकते हैं। एक तो ये तरीका था कि अगर सिंगल पॉइंट चार्ज हो तो ये तरीका है, और अगर ढेर सारे चार्जेस का सिस्टम हो Q1, Q2, Q3 अप टू Qn, तो हम क्या अप्लाई करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब अगर मान लीजिए कहीं कोई सिस्टम है और उस पर चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि चार्ज का जो है डिस्ट्रीब्यूशन है, कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो हमारे पास एक सिस्टम है, एक बॉडी है जिस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इसकी वजह से हमें इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए क्या तरीका हो सकता है, तो इसके लिए हम मैथमेटिक्स का हेल्प लेंगे। हमने सपोज कर लिया कि यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट सेलेक्ट किया जिस पे कितना चार्ज है, dq, तो इसकी वजह से यहाँ पर इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो कितना है, r। तो इस चार्ज एलिमेंट dq की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, de इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब q के जगह पे क्या रखेंगे, dq। तो पूरे सिस्टम की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, E इज इक्वल टू, तो दैट विल बी द इंटीग्रल de की वैल्यू प्लेस कर दें तो k कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, dq बाई आर स्क्वायर। तो इस तरह से डिफरेंट कंडीशन में हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर सिंगल पॉइंट चार्ज है तो E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, डिफरेंट नंबर ऑफ चार्जेज हैं तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 एंड सो ऑन। और अगर हमारे पास बॉडी पे चार्जेस का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, चार्जेस आर यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बॉडी, देन इन दैट केस we will take the help of calculus, we will take the small element on which the charges dq, so due to this charge element dq you will find the electric field de, and then after integrate it for whole body, for whole charge distribution, and you will get the net electric field intensity।
तो इस तरह से किसी भी चार्ज के चारों तरफ का वो स्पेस जहाँ पे कोई दूसरा चार्ज इसके फोर्स को एक्सपीरियंस करे, इससे इंटरैक्शन ले, तो उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को तीन तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स से। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू, हम लोगों ने देखा ई की वैल्यू कितनी बताई थी, फोर्स पर यूनिट चार्ज, यानी ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। तो इसी बात को हम लेकर के और आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होगी और इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, इसके डायरेक्शंस क्या होंगे, इन सारी बातों पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको क्या लगता है, वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी है? चलिए डिस्कस करते हैं, आपको जो लगता होगा वो ठीक ही लग रहा होगा। E इज इक्वल टू हमने क्या बताया, F अपॉन क्यू नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू F अपॉन क्यू नॉट। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड E है, ये वेक्टर क्वांटिटी हो गई, और F क्या है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, और Q नॉट क्या है, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो F वेक्टर क्वांटिटी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो हम लिखते हैं एक लाइन, क्या लिखेंगे, E इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है भाई, वेक्टर क्वांटिटी, एंड इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स इलेक्ट्रिक फोर्स। किधर की तरफ ये डायरेक्ट होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स की तरफ डायरेक्ट होगा। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी हो गई और इसका डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स की तरफ होगा। तो अब अगर हमारे पास एक सोर्स चार्ज है प्लस क्यू, ये क्या है भाई, सोर्स चार्ज, दिस इज व्हाट, सोर्स चार्ज। तो अब इस सोर्स चार्ज के सराउंडिंग में अगर हम कोई टेस्ट चार्ज रखते हैं क्यू नॉट, तो जाहिर सी बात है ये पॉजिटिव चार्ज है, एंड टेस्ट चार्ज की क्राइटेरिया क्या है, स्मॉल पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो रिपल्सिव फोर्स का जो डायरेक्शन होगा F, वही डायरेक्शन होगा किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। और अगर हमारे पास सोर्स चार्ज पॉजिटिव के जगह पर क्या हो, निगेटिव हो, यानी ये जो सोर्स चार्ज है वो क्या है, निगेटिव है, दिस इज ऑल्सो अ सोर्स चार्ज। अब सोर्स चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। तो सोर्स चार्ज यहाँ पे हमने पॉजिटिव लिया तो देखा टेस्ट चार्ज यहाँ से रिपेल हो रहा है इससे दूर की तरफ। लेकिन अगर ये सोर्स चार्ज पॉजिटिव की जगह निगेटिव हुआ, तो इस केस में हम अगर टेस्ट चार्ज यहाँ पे प्लेस करते हैं क्यू नॉट, तो ये जो टेस्ट चार्ज क्यू नॉट हमने यहाँ पे प्लेस किया है वो रिपेल नहीं होगा, इस बार क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। तो इस फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो किधर की तरफ होगा, टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। यानी कि अगर हमारा सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो चार्ज से अवे जाएगा, और अगर सोर्स चार्ज क्या है, निगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चार्ज की ही तरफ होगा। तो यहाँ से हम एक लाइन और लिख सकते हैं, एक और ही इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल करके सामने आया, क्या, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अवे फ्रॉम द पॉजिटिव सोर्स चार्ज। यानी कि अगर हमारा सोर्स चार्ज जो है क्या है, पॉजिटिव है, तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो अवे होगा। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अवे फ्रॉम द पॉजिटिव सोर्स चार्ज, एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is towards the
टूवर्ड्स द, बताएं, टूवर्ड्स द निगेटिव सोर्स चार्ज। यानी अगर हमारा सोर्स चार्ज क्या रहा, निगेटिव, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो निगेटिव चार्ज की तरफ होगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है और ये हमेशा टेस्ट चार्ज पे लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन में अप्लाई होता है, फोर्स की डायरेक्शन में डायरेक्टेड होता है। तो अगर हमारा टेस्ट सोर्स चार्ज जो है पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इससे अवे होगा, और सोर्स चार्ज अगर निगेटिव है तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निगेटिव सोर्स चार्ज की तरफ होगा। अच्छा, बात करते हैं, लगे हाथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यूनिट की। तो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्या होगा, यूनिट तो बहुत बचपन से लिखते हुए चले आ रहे हैं, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, E इज इक्वल टू क्या है भाई, F बाई क्यू नॉट। अच्छा, F क्या है, फोर्स, तो फोर्स का यूनिट एसआई यूनिट क्या होगा, न्यूटन अपॉन क्यू नॉट। क्यू नॉट क्या है, चार्ज, तो चार्ज का यूनिट क्या होगा, कूलम। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एसआई यूनिट हो गया वो क्या हो गया, न्यूटन पर कूलम। इसे कहीं कहीं बोल्ट पर मीटर भी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, बोल्ट पर मीटर। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ये न्यूटन पर कूलम को बोल्ट पर मीटर कैसे लिख सकते हैं। देखिए, न्यूटन पर कूलम क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या है, न्यूटन पर कूलम। अब अगर हम मीटर से मल्टीप्लाई कर दें और मीटर से डिवाइड कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर क्या होता है, जूल होता है। अरे भाई, W इज इक्वल टू F इंटू एस, वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का यूनिट न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर। तो न्यूटन मीटर को हम क्या लिख सकते हैं, जूल अपॉन कूलम इंटू मीटर। अच्छा, जूल पर कूलम को हम क्या लिख सकते हैं, आपने 10th में पढ़ा था, V इज इक्वल टू W बाई क्यू। यानी V क्या है, पोटेंशियल, इसको हम लिख सकते हैं वोल्ट, और W क्या है, वर्क, जूल, और Q क्या है, चार्ज। यानी जूल पर कूलम को क्या लिखा जा सकता है भाई, वोल्ट। तो जूल पर कूलम को हमने लिख दिया वोल्ट पर मीटर। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड की जो एसआई यूनिट है वो है न्यूटन पर कूलम, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, वोल्ट पर मीटर। ध्यान रहे, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और ऑप्शन दे दिए जाते हैं 1 2 3 4। अब इन चारों ऑप्शन में न्यूटन पर कूलम आप खोज रहे हैं, वो कहीं नहीं है, उसमें वोल्ट पर मीटर दिया हुआ है, तो आप किसको सही करेंगे, वोल्ट पर मीटर को। तो इस तरह से हमने इसकी यूनिट देखी। अब साथ ही साथ डायमेंशन भी चेक कर लेते हैं। डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी डायमेंशंस ऑफ E क्या हो जाएगा भाई, कैलकुलेट करके बताएंगे। E इज इक्वल टू क्या होता है, F बाई क्यू। तो अगर हमको E का डायमेंशनल फार्मूला चाहिए तो हम क्या लिखेंगे, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला mL/-2 अपॉन Q। Q का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, चार्ज है, चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला होता है AT। तो इस तरह से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, क्या होगा, mL/-2 पहले से है, और ये T⁻1 डिनोमिनेटर से ऊपर जाएगा तो T⁻−1, -2 ऑलरेडी है, -1 और ऐड हो जाएगा तो T⁻−3 A⁻−1। तो डायमेंशनल फार्मूला फॉर द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज mL/-3 A⁻−1। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोगों ने यूनिट चेक किया, न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर, और डायमेंशन फार्मूला mL/-3 A⁻−1। अच्छा, कभी कभी ये बात पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या सिग्निफिकेंस है। तो सिग्निफिकेंस हम जानते हैं, चेक करते हैं क्या होगा सिग्निफिकेंस, पढ़ते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ कैपिटल E यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या सिग्निफिकेंस है।
तो सपोज कर लेते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है E, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर यहाँ पे कोई चार्ज रखा हुआ Q0, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो कितनी होगी, E इज इक्वल टू एफ अपॉन Q0, यानी इस पे जो फोर्स लग रहा है F, उसकी वैल्यू होगी एफ अपॉन Q0। तो E इज इक्वल टू एफ अपॉन Q0, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं भाई, F इज इक्वल टू Q0 E। बात बड़ी सिंपल है कि अगर कोई चार्ज Q0 इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखा हो तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, फोर्स F इज इक्वल टू Q0 E। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंपल सा सिग्निफिकेंस ये है कि अगर हमको किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू पता है तो वहाँ पे किसी भी चार्ज पे लगने वाला कितना फोर्स होगा, इसको हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट व्हाट इज द एक्चुअल फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब जब कोई भी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे 3 क्वांटिटीज़ हैं, फोर्स F, चार्ज Q0 और E इलेक्ट्रिक फील्ड। इन तीनों में से कोई 2 पता हो, यानी 2 नोन क्वांटिटी हो और एक अननोन है, तो उसको हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपल सी बात है। अब मैंने ये बताया कि जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा वही डायरेक्शन फोर्स का होगा। तो मान लीजिए यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये है E, और यहाँ हमने एक चार्ज रख दिया Q0, पॉजिटिव चार्ज है। Q0 कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में लगेगा। और यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड है E, और यहाँ पे एक निगेटिव चार्ज रख दिया जाए, अगर मान लीजिए -Q, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो यहाँ से एक बात और हम नोट कर सकते हैं कि द फोर्स ऑन अ पॉजिटिव चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड will be in the same direction of the electric field, while the force on negative charge in an electric field will be opposite to the direction of electric field। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा तो वो फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा, और उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई निगेटिव चार्ज रखते हैं, कैसा चार्ज रखते हैं, निगेटिव, तो उस पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा वो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो आइए इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कुछ और बातें जानते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो कंजर्वेटिव नेचर का होता है। इलेक्ट्रिक फोर्स इज कंजर्वेटिव। इलेक्ट्रिक फोर्स F इज कंजर्वेटिव। तो अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको देखा जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू क्या बताया, F अपॉन Q0। तो जब इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव है तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, कंजर्वेटिव होगा। हेंस E मतलब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा फील्ड है, कंजर्वेटिव फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव फील्ड। तो कंजर्वेटिव फील्ड या फोर्स के लिए हम लिख सकते हैं फोर्स F इज इक्वल टू माइनस d/dr ऑफ U। U क्या है भाई, U पोटेंशियल एनर्जी है। अगर फोर्स जो है, फोर्स कंजर्वेटिव है, तो उस केस में हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू माइनस du/dr। आपने 11th में वर्क पावर एनर्जी वाला चैप्टर पढ़ा होगा, तो उसमें आपको बताया गया होगा F इज इक्वल टू माइनस du/dr। तो अब अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में Q0 से डिवाइड कर देते हैं तो F अपॉन Q0 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन Q0 du/dr। अब यहाँ ध्यान से समझने वाली बात ये है कि ये जो F अपॉन Q0 है,
एफ अपॉन क्यू नॉट वो किसके इक्वल हो जाएगा, ई के इक्वल हो जाएगा, और यू अपॉन क्यू नॉट यानी पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज विल बी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी, यानी जो U अपॉन क्यू नॉट होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, V के इक्वल। तो F अपॉन क्यू नॉट को हम क्या लिख सकते हैं, E लिख सकते हैं। E इज इक्वल टू माइनस U बाई क्यू नॉट को क्या लिखेंगे, V, तो हो जाएगा माइनस dV बाई dr। मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके इक्वल होता है, निगेटिव ऑफ द फर्स्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr। अब यहाँ देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड E को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, न्यूटन पर कूलम से, और dV मतलब चेंज इन पोटेंशियल क्या होगा, वोल्ट, और dr मतलब सेपरेशन, मीटर। तो इसीलिए मैंने कहा कि न्यूटन पर कूलम लिखिए या वोल्ट पर मीटर लिखिए, दोनों बात एक ही चीज़ों को रिप्रेजेंट करती है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि न्यूटन पर कूलम इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, वोल्ट पर मीटर लिखा जा सकता है। तो E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr, जहाँ से हमने ये देखा कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, न्यूटन पर कूलम को वोल्ट पर मीटर भी लिखा जा सकता है। आइए आगे देखते हैं। E इज इक्वल टू हो गया माइनस dV बाई dr। अच्छा, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर साइड में लिखते हैं, Ex इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस dV बाई dx, Ey इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस dV बाई dy, और इसी तरह से Ez इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं माइनस dV बाई dz। तो अब एक कोई बात समझ में आ रही होगी कि Ex, Ey, Ez क्या है। Ex, Ey एंड Ez आर द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड along x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। तो इस तरह से अगर किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट O के रिस्पेक्ट में, यहाँ एक पॉइंट है जहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, E, तो x एक्सिस के अलॉन्ग इसका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड Ex है, y एक्सिस के अलॉन्ग कितना है, Ey है, और z एक्सिस के अलॉन्ग क्या है, Ez। तो हम लिख सकते हैं वेक्टर E इज इक्वल टू Ex i कैप प्लस Ey j कैप प्लस Ez k कैप। तो in this way you can split electric field into its components Ex plus Ey plus Ez। अच्छा, एक अगर हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज प्लेट हो और इसी के सराउंडिंग में कुछ सेपरेशन पे दूसरा प्लेट रखा हो जो निगेटिवली चार्ज है, तो हमने बताया कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा इससे अवे होगा, और निगेटिव है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन टुवर्ड्स द निगेटिव सोर्स चार्ज होगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ होगा। बोलिए होगा कि नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट की तरफ हो गया, और दोनों प्लेट के बीच का जो सेपरेशन है वो मान लेते हैं कितना है, d है। द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज d। यहाँ पे जो पोटेंशियल है V1 वो है कैपिटल V, और फील्ड की डायरेक्शन में जब आगे बढ़ेंगे तो पोटेंशियल कम होता जाएगा। तो मान लेते हैं जो फाइनल पोटेंशियल है वो V2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। देखिए E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr का क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ E, या निगेटिव ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज इक्वल टू E। मतलब कि फील्ड की डायरेक्शन में जैसे आगे बढ़ते जाएंगे पोटेंशियल का जो रेट है, पोटेंशियल का जो चेंज रेट है वो निगेटिव आ रहा है, मतलब पोटेंशियल धीरे धीरे डिक्रीज करता चला जाएगा। तो यहाँ पे पोटेंशियल है V, फील्ड की डायरेक्शन में आगे बढ़ते गए डिक्रीज होते होते यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो गया, 0। तो इस केस में अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इस वाले फॉर्मूले को यूज करें
तो E इज इक्वल टू मैंने बताया माइनस डी वी बाई डी आर। तो माइनस डी वी मतलब फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल अपॉन डी आर मतलब R2 माइनस R1। तो इस तरह से E इज इक्वल टू माइनस V2 की वैल्यू कितनी भाई 0 माइनस V1 इज इक्वल टू हमने कितना लिया V अपॉन R2 माइनस R1। इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो R1 है और इसका R2, तो R2 माइनस R1 कितना आएगा सेपरेशन D के इक्वल आएगा। तो इस तरह से E इज इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस माइनस प्लस V बाई D। इसका क्या मतलब है कि इफ देयर आर टू प्लेट्स हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस V, यानी दो प्लेट्स हैं दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V, तो इन दोनों प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E वो डिफाइन होगा क्या V बाई D, यानी पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। तो इस तरह से आज हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में समझा कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, either it is a vector quantity or a scalar quantity. These all things we have discussed. In the next lecture we are going to discuss that what is the concept of electric lines of force and how you can calculate electric field intensity for a different types of system of the charges. मतलब कि नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग ये जान पाएंगे कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या है और डिफरेंट सिस्टम्स के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्बा खैर, धन्यवाद, बाय बाय।